हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक विवाद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में आए हुए एक नए मोड़ की। वास्तव में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने एक बयान दिया, एक बयान किसी इंटरव्यू में दिया, जिसकी वजह से यह विवाद पुनः सुर्खियों में आ गया। और अब खबरें यह आ रही हैं कि क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चंद्रचूड़ साहब ने क्या बयान दिया है और उसके साथ साथ क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, किन मामलों में और किस प्रकार दायर की जाती है, और क्या इस मामले में हम क्यूरेटिव पिटीशन जैसा ऑप्शन सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। तो वास्तव में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यह है कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया। फैसला यह था कि जो विवादित जमीन है राम जन्मभूमि वाली, वह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए और इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ अलग से भूमि दे दी जाए मस्जिद निर्माण के लिए। कोर्ट ने इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से बात कही वो यह भी थी कि ASI की खुदाई में यह पाया गया कि एक पूर्व संरचना मिली है जो कि गैर इस्लामिक है। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ASI की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था, यानी कि मंदिर ध्वंस का दावा निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ था। अब इसी मामले को लेकर के चंद्रचूड़ साहब का एक बयान और आ जाता है और इस बयान के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ जाता है। शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको सबसे पहले मैं अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। वास्तव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक बयान दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया गया वह निर्माण एक फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन था, यानी कि अपवित्रता की मूल घटना थी मस्जिद का निर्माण। अब इस एक बयान से उन्होंने जब कह दिया कि जो अपवित्रता है वो मस्जिद के निर्माण में ही थी, तो इस कथन से दो विवाद निकलते हैं। पहला सीधे तौर पर यह कहता है कि 2019 के जो फैसले दिए गए, जो फैसला दिया गया, वह फैसले से विरोधी बयान है। यह एक विरोधाभासी बयान है। यह एक ऐसे जज का भी बयान है जो खुद उस ऐतिहासिक संविधान पीठ का हिस्सा थे। सवाल यह भी उठा कि अगर यह जज की निजी राय है तो मस्जिद का निर्माण ही अपवित्र था, तो फिर क्या यह राय निर्णय लिखते समय उनके न्यायिक निष्कर्ष को प्रभावित कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो यहां पर विवाद न्यायिक निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता का आता है। देखिए प्रश्न क्या उठ रहे हैं। लोकतंत्र में जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता से आती है। जब कोई पूर्व न्यायाधीश ऐसा बयान देता है जो उनके अपने ही निर्णय से अलग हो, तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की, उस पर सवाल उठना लाजमी है। अगर यह जज की निजी मान्यता थी तो भी क्या निजी मान्यता और न्यायिक दायित्व को अलग अलग रखा गया या नहीं, और अगर क्या दोनों अलग थे तो क्या जनता के लिए नेचुरल जस्टिस के अधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। ये सारे मामले, ये सारे प्रश्न इस एक बयान से उठकर सामने आए। यद्यपि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बोला है कि उनके बयान को गलत रेफरेंस में लिया गया और वे जब निर्णय दे रहे थे तो पूरी तरीके से तथ्यों के साथ और न्यायिक निष्पक्षता के साथ उन्होंने निर्णय में अपना ड्राफ्टिंग की थी। और आप ध्यान रखिएगा, इस निर्णय की ड्राफ्टिंग भी DY चंद्रचूड़ साहब ने ही की थी। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा यहीं पर आ रहा है। देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक आखिरी उपाय है, जहां पर जब सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर चुकी हो या खारिज कर चुकी हो, तो उसके बाद अगर यह साबित किया जाए कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई गंभीर चूक हुई है, निर्णय देने में कोई गंभीर चूक हुई है, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, केवल उस दशा में ही क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है। अब बहस यह है कि क्या DY चंद्रचूड़ का बयान एक नया तथ्य माना जा सकता है? क्या यह दिखाता है कि फैसले के समय न्यायिक निष्पक्षता में कमी थी
और अगर हाँ तो क्या यह क्यूरेटिव पिटीशन का आधार बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब इसका हम दोनों पक्षों से विश्लेषण कर लेते हैं, इसके पक्ष में बोलने वाले क्या कह रहे हैं और इसके विपक्ष में बोलने वाले क्या कह रहे हैं। तो देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि फैसला और बयान इन दोनों में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है। दूसरा, जनता का विश्वास न्यायपालिका की पारदर्शिता पर आधारित है, ऐसे में बयान गंभीर सवाल खड़े करता है। और तीसरा, नए तथ्य मानकर क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार किया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन के विपक्ष में क्या तर्क है? पहली चीज यह है कि रिटायरमेंट के बाद दिया गया बयान एक निजी राय है, इसे कानूनी दस्तावेज नहीं माना जा सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार सामूहिक निर्णय है, किसी एक जज की टिप्पणी नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिया गया निर्णय है, एक जज ने अकेले यह निर्णय नहीं दिया था। और अगर हर बयान को नया तथ्य मान लिया जाए तो न्यायपालिका में अस्थिरता बन जाएगी। आप हर बार एक किसी नए बयान के आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने लगेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार करने का दरवाजा बहुत संकीर्ण है और बहुत कम मामलों में ही इसे मंजूरी दी जाती है। देखिए, यह विवाद केवल धार्मिक नहीं है बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक दोनों है, और भारत की जनता इसे बेहतर समझती है। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मस्जिद का निर्माण ही एक अपवित्र कार्य था, तो यह संविधान की सेकुलर स्पिरिट पर तो सवाल खड़ा करता ही है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह बयान बहुत संवेदनशील है, क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वो हमेशा से भारत में चुनावी राजनीति के केंद्र में रखा गया है, कम से कम पिछले 2 दशकों से। अगर हम भविष्य की बात करें तो अभी तक किसी पक्ष ने औपचारिक रूप से क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल तो नहीं किया है, लेकिन कई सारे कानूनी विशेषज्ञ इसे क्यूरेटिव पिटीशन का आधार मान रहे हैं। कानूनी हलकों में इसकी चर्चा बहुत तेज है। अगर यह दाखिल होती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या यह बयान वास्तव में एक नया तथ्य है अथवा यह केवल एक निजी राय है जिसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। इस पूरे विश्लेषण के बाद जो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है कि राम मंदिर का विवाद अभी पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं हुआ है। 2019 का फैसला अंतिम माना जा रहा था, लेकिन चंद्रचूड़ के बयान ने इसमें एक नया अध्याय फिर से खोल दिया है। अब देखना यह है कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट उसे सुनवाई के लायक मानेगा या नहीं मानेगा, यह केवल एक नई बहस को जन्म दे करके समाप्त हो जाएगा। यह आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह बयान भारतीय न्यायपालिका, संविधान और समाज तीनों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आपकी क्या राय है कि क्या इसे क्यूरेटिव पिटीशन का आधार माना जाना चाहिए और क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए, अन्यथा यह एक निजी राय है, इसे निजी राय की तरह ही लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर इस तरह से प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, दशहरा आ गया है और दशहरे के लिए हमारा दशहरा धमाका सेल शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत जो लोग 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो रहा है। इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको बहुत ही मामूली फीस पर पूरा कोर्स कराया जाएगा और ये केवल 3 अक्टूबर तक ही आपको सेल अवेलेबल रहेगी। इस सेल का फायदा लेने के लिए और अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं तो इसको फटाफट ज्वाइन करिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। 26 का प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू सारी तैयारी आपको करनी है और इसी के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया गया है। इसके लिए आपको जब कोर्स खरीदेंगे तो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको यह डिस्काउंटेड फीस मिलेगी। कोड है पीके लाइव। इस पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेरा फैकल्टी कोड है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के प्रत्येक कोर्स पर मिलेगा, चाहे वो आप 2026 के लिए ले रहे हो, 27 के लिए और 28 के लिए, किसी भी साल के लिए। ध्यान रखिएगा कि तीनों वर्षों के लिए हमारा दशहरा सेल चल रहा है। आप उस दशहरा सेल में डिस्काउंटेड फीस का लाभ ले सकते हैं और साथ ही साथ पीके लाइव कोड भी याद रखिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद ही आपको ये डिस्काउंटेड फीस मिलेगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।